हेलो दोस्तों, आ जाओ फटाफट। आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है CN रेशो। आपने पढ़ा तो बहुत होगा कि सर CN रेशो जो सॉइल का है वो इतना होता है, मृदा के बारे में आपने पढ़ा होगा गोबर का इतना होता है। बट आज अपन उससे पहले ये जाने कि CN रेशो होता क्या है। तो आज अपन बात करेंगे इस जो वीडियो के अंदर है कि CN रेशो क्या होता है, CN रेशो कैसे क्या काम करता है, अपने कहाँ काम आता है कि अपन CN रेशो को पढ़ते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे जैसे मृदा का है या सूक्ष्म जीवों का जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मृदा का CN रेशो क्या होता है, उन टॉपिक को भी इसमें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें CN रेशो क्या है। यहाँ आपको दे रखा है CN रेशो। C4 होता है कार्बन और N4 होता है नाइट्रोजन। ठीक है, N4 क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसका मीन ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो कितना है। ये जो CN रेशो है ना, ये अपन इसलिए देखते हैं क्योंकि CN रेशो पे डिपेंड करता है किसी भी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। क्योंकि CN जो रेशो है, कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है, वो अपन किसी न किसी कार्बनिक जो सब्सटेंस होता है उसका देखेंगे, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसका देखेंगे, तो उसका CN रेशो कितना है उसी पे डिपेंड करेगा कि उसका अपघटन होगा या नहीं होगा। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का मीन्स होता है कि अमाउंट ऑफ कार्बन या कार्बन की मात्रा, क्या बात की जा रही है, कार्बन की मात्रा किसके रेस्पॉन्स में बात की जा रही है, नाइट्रोजन के रेस्पॉन्स में कि नाइट्रोजन के रेस्पॉन्स में अपन देखें कि कार्बन कितना है, उसी को बोला जाता है CN रेशो। यहाँ अपन बात करें कि जो CN रेशो है, जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, इस कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से क्या डिसाइड होता है, अपघटन डिसाइड होता है। अपघटन डिसाइड होता है, डीकम्पोजिशन जो होता है वो डिसाइड होता है। डीकम्पोजिशन किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अपघटन होगा या डीकम्पोजिशन होगा या कब होगा, कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, वो कौन बताता है अपन को, CN रेशो। सर CN रेशो कैसे डिसाइड करेगा कि अपघटन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखो, मैंने बताया कार्बन, ये जो कार्बन है ये होता है कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस है, कोई कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगा। तो ये जो कार्बन है ये फूड का सोर्स होता है, फूड का स्रोत है किसके लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए। तो सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है मृदा के अंदर, कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बन है। जबकि जो नाइट्रोजन है ये क्या है, ये प्रोटीन बनाने का सोर्स है। क्या बनाने का सोर्स है, प्रोटीन। इसके अलावा मैं बात करूँ कि प्रोटोप्लाज्म बनाता है। प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव्य या किसी जीव को बनाएगा। यदि अपने पास में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो अपने पास कोई ना कोई जीव बनेगा, जीव बनेगा बोले तो कोई उत्तक बनेगी या कोई कोशिका का निर्माण होगा, उत्तक या कोशिका का निर्माण होगा। ये उत्तक और कुछ जो कोशिका है यही तो क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। ये कहने का मीन ये है, यदि कार्बन के साथ में नाइट्रोजन का अनुपात, यदि नाइट्रोजन अनुपात में ज़्यादा है, कार्बन के रेस्पॉन्स में यदि नाइट्रोजन अपने पास ज़्यादा है तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव बनेंगे। समझे, मैं भी एक बार बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास में जो CN अनुपात है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी बता देता हूँ आपको कि मेरे पास में एक तो CN अनुपात है 10:1 और एक मेरे पास में CN अनुपात है 40:1। तो इसमें से CN अनुपात ज़्यादा कौन सा है, तो अपन को दिख रहा है सर कि 40:1 जो है वो ज़्यादा CN अनुपात है। क्योंकि यहाँ पर एक मोलिक्यूल जब नाइट्रोजन का है तो उसके ऊपर कार्बन के कितने मोलिक्यूल है, 40 है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल है तो यहाँ पर जो अनुपात है, जो कार्बन है वो कितना है अपने पास में, 10 है। यानी कि जहाँ पर CN रेशो ज़्यादा होगा वहाँ पर नाइट्रोजन देख लो 40, यानी कि एक नाइट्रोजन के पास में कितने सारे हैं कार्बन, यानी कि 40 कार्बन के ऊपर केवल एक नाइट्रोजन है। यहाँ पे 10 कार्बन पे केवल एक नाइट्रोजन है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम है जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे CN रेशो कम है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे CN अनुपात क्या है, कम है।
यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा CN अनुपात कम। तो नाइट्रोजन जब बढ़ता है तो सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, और सूक्ष्म जीव जब बढ़ते हैं तो वो अपघटन को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि अपघटन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव करेगा। इसलिए ध्यान रखना कि यदि CN रेशियो कम है मीन नाइट्रोजन ज़्यादा है, और नाइट्रोजन ज़्यादा है इसका मीन समझ लेना यहाँ पे सूक्ष्म जीव ज़्यादा है, सूक्ष्म जीव ज़्यादा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जब मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन बताऊंगा वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी तक यदि आपको CN रेशियो का इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको आगे की क्लासों में दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो सूक्ष्म जीव यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? अपघटन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे अपन को एक चीज़ निकल के आई है कि जो CN रेशियो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अपघटन के। ये चीज़ समझ में आई क्या? इसका मीन ये है कि यदि आपके पास CN रेशियो ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा? जो अपघटन की कंडीशन है, जो डीकम्पोजिशन है, वो कार्बनिक पदार्थ का कम होगा। और अपन ने भी यही बात की है कि यदि CN रेशियो कम है, यानी कि ये वाला इधर कम हो जाएगा तो इधर वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो CN रेशियो यदि कम हो रहा है तो अपघटन अपने ज़्यादा हो रहा है, यदि CN रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो अपघटन कम हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि CN रेशियो यदि ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन अपने पास में कम होगा, और नाइट्रोजन की तुलना में वहाँ पे क्या होगा? कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। और कार्बन क्या है? एक जटिल पदार्थ है। जो कार्बन ज़्यादा होगा तो कार्बन क्या बनाएगा? जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। ये जटिल पदार्थ बनाएगा जिनका अपघटन मुश्किल से होगा, यानी कि उनका अपघटन करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव चाहिए, और सूक्ष्म जीवों के लिए अपने को नाइट्रोजन चाहिए। यहाँ पे कार्बन ज़्यादा है तो जटिल पदार्थ ज़्यादा बनेंगे, और उनको अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों की मात्रा अपने पास उसकी तुलना में कम रहेगी। इसलिए जैसे जैसे CN रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे अपघटन कम होता जाता है। तो ये क्या है? अपना CN रेशियो। आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से अब भी इसको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि CN रेशियो पे अपघटन डिसाइड होता है कार्बनिक पदार्थ का। यदि CN रेशियो कम है तो अपघटन ज़्यादा होगा, यदि CN रेशियो ज़्यादा है तो अपघटन कम होगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना। ये क्यों ज़्यादा और क्यों कम हो रहा है CN रेशियो की वजह से अपघटन, तो उसके लिए मैंने बताया कि यदि नाइट्रोजन यानी कि CN रेशियो ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे कार्बन ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम, और नाइट्रोजन कम होगी तो सूक्ष्म जीव वहाँ पे कम हो जाएंगे और अपघटन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब अपन जो बात करें, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि जो CN रेशियो है सोइल का कितना होता है, ह्यूमस का कितना होता है, आपके FYN का कितना होता है, उनकी अपन यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना इसके बाद में। ओके, अब अपन बात करेंगे जो विभिन्न अपने कार्बनिक पदार्थ है उनका CN रेशियो कितना होता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड में लिख दूंगा, जैसे कि मैं बात करूँ जो मृदा है, मैं बात करूँ मृदा या सोइल। मृदा का जो CN रेशियो है वो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इसका CN रेशियो होता है 10:1 से 12:1। ये तो एक फिक्स होता है, इसका कांस्टेंट माना जाता है कि जो सोइल का CN रेशियो है 10:1 से 12:1 है, जो कांस्टेंट है। इसके अलावा इसकी एक रेंज है, जो कभी यदि इसमें कार्बनिक पदार्थ अपन ऐड करेंगे, ये कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन हो रहा है तो इसकी एक रेंज आएगी जो होती है 8:1 से 15:1। यदि आपको सिंपली एग्जाम में पूछा जाता है कि सोइल का CN रेशियो क्या होता है तो आपको 10:1 से 12:1 ही करना है, वहाँ पे यही राइट आंसर माना जाएगा। 8 से 12 वाला नहीं माना। आपको यदि ये ऑप्शन ना मिले फिर पूछे कि सोइल के अंदर जो CN रेशियो है उसकी रेंज क्या होती है, तो 8:1 से 15:1 इसकी रेंज होती है। तो ये तो हो गया अपने पहला। सेकंड नंबर पे अपन बात करें तो सेकंड नंबर पे आपको पूछा जाता है FYM का, जो गोबर की खाद है उसका CN रेशियो आपको पूछा जाता है। तो जो गोबर की खाद है इसका होता है 20:1 से 30:1। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसी के साथ में जो आपकी दलहनी फसल का चारा होता है, दलहनी फसलों का चारा बोल दो या उनके अवशेष बोल दो, दलहनी फसलों के जो चारा या अवशेष होता है उनका जो CN रेशियो है वो भी FYM के जितना ही होता है, 20:1 से 30:1। ठीक है, ये एक है।
इसके अलावा आपको यदि पूछा जाए एग्जाम में कि जो अनाज वाली फसल है उनके चारे का, अनाज वाली फसलों का भूसा, इनका जो CN रेशो पूछा जाए आपको तो ये होता है अपने 80:1 से 100:1, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। इसकी भी एक आपको एक क्वेश्चन पे बताऊंगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो सोरगम से रिलेटेड है। इसके अलावा जो अपन बात करें, ये 4 हो गया। अपन बात करें सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीव। यदि आपको कोई पूछ ले कि सूक्ष्म जीव का CN अनुपात कितना होता है मृदा के अंदर, तो वो होता है 8:1 से 9:1, या तो ये आएगा या तुम्हारे दिया आएगा 10:1। अब सूक्ष्म जीव तो अलग अलग होते हैं, तो 2 के स्पेशली पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है जीवाणु का और एक पूछा जाता है कवक का, कि जीवाणु का CN रेशो कितना होता है। तो ध्यान रखना 5:1 होता है। कवक का पूछे तो 10:1 होता है। ये सूक्ष्म जीवों के मामले में आपको स्पेशली भी पूछा जा सकता है। तो ये CN रेशो है जो एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं कि बताओ मृदा का CN रेशो कितना होता है, तो आपको 10:1 से 12:1 यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि अपनी गोबर की जो खाद होती है जिसको FYM भी बोलते हैं, उसका कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 20:1 से 30:1 होता है। दलहनी फसल का भी सेम होता है, 20:1 से 30:1 होता है। आपको अनाज वाली फसल को पूछा जाए कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अनाज वाली फसलों में सिलिका वगैरह का जमा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जटिल फॉर्म में हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अनुपात भी बढ़ जाता है कि वो। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि अनाज वाली फसलें जो है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होती है, जबकि दलहनी जो फसल है वो नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होती है। नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत हो यानी कि CN रेशो कम हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, तो कार्बोहाइड्रेट अच्छा होने की वजह से यहाँ पे CN रेशो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि CN रेशो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन की मात्रा को ही बताता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो है उनके अंदर 8:1 से 9:1 का जो है रेशो होता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों का कितना होता है। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है 10:1, इसका जो अपन पढ़ने में यूज करते हैं, वरना यदि आपको कोई रेंज पूछे तो आपको ये वाली एग्जाम में करके आने। ये CN रेशो हो गया। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो अनाज वाली फसल है उससे रिगार्डिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो है सोरगम। जो सोरगम का CN रेशो है, सोरगम बोलते हैं अपन ज्वार को। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इस चीज़ को। इसका है, अपन बात करें ज्वार के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं सोरगम। सोरगम के केस में एक चीज़ देखी जाती है जिसको बोलते हैं सोरगम सिकनेस। सोरगम सिकनेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सोरगम सिकनेस किस पोषक तत्वों से संबंधित है, ये सोरगम सिकनेस किस से संबंधित है। तो मैं बता दूं कि सोरगम सिकनेस का मीन होता है कि जो सोरगम का CN रेशो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 100:1 होता है। अब CN रेशो ज़्यादा, तो मैंने अभी पहले बताया था कि CN रेशो जब ज़्यादा होता है तो उसका अपघटन क्या होता है, धीरे धीरे बहुत कम होता है। तो इसका जो अपघटन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CN रेशो बढ़ रहा है तो अपघटन कम हो जाएगा। तो अपघटन जब कम होगा तो यहाँ पे इसका मीन ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि अपने जितने भी पोषक तत्व हैं पौधे के लिए वो एक कार्बनिक फॉर्म में उपलब्ध होती है। यहाँ पे कार्बनिक फॉर्म में पड़ा है सारा का सारा, तो इसका अपघटन होना जरूरी है, और अपघटन यहाँ पे होगा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इस अपघटन को जल्दी करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि अपने क्या है नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन को बढ़ाना है, इसलिए जब नेक्स्ट फसल अपन बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी ना आए, इसलिए अपन एडवांस में इसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। उसी कंडीशन को बोला जाता है सोरगम सिकनेस, यानी कि सोरगम का CN रेशो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर नाइट्रोजन कम होती है, वहाँ पे पौधों के लिए नाइट्रोजन नहीं बचती है, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुके हैं नाइट्रोजन अभी इन कार्बन्स के साथ में, इसलिए अपन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालते हैं, उसी को सोरगम सिकनेस के नाम से जानते हैं। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था वो है CN अनुपात का, जो कि कंप्लीट हो। नेक्स्ट वीडियो आपको मिनरलाइजेशन और जो इमोबिलाइजेशन है उसका मिलेगा, जो CN रेशो से रिलेटेड है। तो जब तक के लिए धन्यवाद।